लास्ट क्लास में हमने लूप पढ़ा था, लूप का फर्स्ट टाइप एंट्री कंट्रोल लूप, और उसके अंदर हमने फॉर लूप को डिस्कस किया था। ठीक, फॉर लूप के कुछ प्रैक्टिस किए थे हम, रिवर्स काउंटिंग प्रिंट कराए थे, टेबल का एक प्रोग्राम बनाए थे, टू का टेबल कैसे प्रिंट कराना है ना। आज हम देखेंगे वेरिएशंस इन फॉर लूप। ठीक है, क्या देखेंगे? वेरिएशंस इन फॉर लूप, यानी फॉर लूप को हम डिफरेंट डिफरेंट तरह से कैसे हम यूज़ करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस उसके क्या हो सकते हैं वो सब देखेंगे। सबसे पहले the for loop has several capabilities. The following example describe the various features of loop, for loop. ठीक है, फर्स्ट द फॉरवर्ड लूप। फॉरवर्ड लूप द लूप दैट मूव फॉरवर्ड फ्रॉम लोअर वैल्यू टू हायर, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, वो सारे हमारे फॉरवर्ड लूप थे। हाँ, हमने बैकवर्ड लूप भी देखा था जब हम रिवर्स काउंटिंग प्रिंट करा रहे थे। क्लियर है ना? फॉरवर्ड मतलब हम लोअर वैल्यू से स्टार्ट किए और हाईएस्ट वैल्यू जो भी होगी उस वैल्यू तक हम जाएंगे एक एक करके इंक्रीज करते हुए। जैसे हम 1 से लेकर 10 तक लूप चलाए थे, तो 1 2 3 ऐसे एक एक करके हम इंक्रीज वैल्यू ऑर्डर पे बढ़ते जा रहे थे ना, वो हमारा फॉरवर्ड लूप है। क्लियर है? लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू तक हम जाते हैं। ठीक है, इज कॉमनली ट्रीटेड एज फॉरवर्ड लूप। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है फॉरवर्ड लूप का। हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया और 4 तक, यानी एक एक करके ये लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की ओर जा रहा है ना, 1 बाई 1 इंक्रीज होता हुआ। ये लूप कैसे चलेगा? अभी ए की वैल्यू 1 होगी, फिर ए की वैल्यू 2 हो जाएगी इंक्रीज होकर, फिर 3 हो जाएगी, देन 4 हो जाएगी, देन 5 हो जाएगी। 5 के टाइम पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये अंदर नहीं जाएगा। क्या क्लियर है जो मैं बोल पा रहा हूँ? जो बोल रहा हूँ तुम लोग को समझ आ रहा है? ए की वैल्यू इंक्रीज होगी, पहले शुरुआत तो 1 से ही रहेगा, 1, देन इंक्रीज हुआ 2, फिर से इंक्रीज होगा 3, फिर से इंक्रीज होगा 4। फोर केस में भी ट्रू रहेगा, जैसे ही फिर से इंक्रीज करके 5 हो जाएगी की वैल्यू, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू 5 ना तो लेस होगी ना तो इक्वल होगी 4 के। तो कुल मिला के ये 4 बार लूप चलेगा, और जब जब लूप चलेगा 4 टाइम चलेगा तो ये गुड मैसेज 4 टाइम प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा फॉरवर्ड लूप हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल हैं, उन सबको तुम लोग देख लेना। इनमें कुछ ज़्यादा वो है, ऐसा है नहीं कि जो तुम लोग को समझ ना आए। अब यहाँ पे एक चीज़ फॉर एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। तो मैंने प्रीवियस जब भी लूप पढ़ाया है तो मैंने ये बोला था कि अब वहाँ कंपलसरी नहीं है कि मैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट 1 से ही करूँ। ठीक है, हम वैल्यूज़ को अपने नीड के अकॉर्डिंग 2 से 3 से 4 से 5 से किसी भी नंबर से इंक्रीज या डिक्रीज करा सकते हैं। तो अभी जब हम नॉर्मली प्लस प्लस यूज़ करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट 1 वैल्यू से इंक्रीज करता है ना, यानी अगर वो अभी 1 है तो नेक्स्ट टाइम 2 हो जाएगा। बट क्या हो अगर मैं इंक्रीज कराना चाहता हूँ 2 से, तो यहाँ पे कुछ ये ऐसा लिखा है बी प्लस इक्वल टू, यानी यहाँ पे जो वैल्यू अपडेट हो रही है वो कैसे अपडेट हो रही है? एवरी टाइम वैल्यू इंक्रीज होगी 2 से, और स्टार्ट हुआ 3 से, अभी 3 है, नेक्स्ट टाइम जब इंक्रीज होगा तो 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5 5। फिर इंक्रीज करेगा तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7। 7 देन फिर से इंक्रीज करेगा तो 7 प्लस 2 9। 9 ठीक है, तो यहाँ पे 9 लेस देन 9 उस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब ये कंडीशन कितनी बार ट्रू होगी? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स नहीं ट्रू होगी। 3 3 3 6, 3 3 2 5, 5 2 7, हाँ 3 टाइम होगा। तो यहाँ पे भी देखो हमारा 3 से स्टार्ट हुआ था, है ना? 3 से स्टार्ट हुआ, देन 2 का इंक्रीमेंट किया तो 5 हुआ, देन 7 हुआ, देन 9 हुआ। बट इस केस में कंडीशन फॉल्स रहेगी, इस केस में कंडीशन ट्रू रहेगी। और यहाँ पे भी अगर तुम देखो तो लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की ओर जा रहे हैं ना, तो ये भी हमारा फॉरवर्ड लूप का एग्जांपल है। क्लियर है? यस सर। 9 की वैल्यू जब 9 हो जाएगी तब कंडीशन फॉल्स क्यों रहेगी? क्योंकि यहाँ पे लेस देन लगा हुआ है, इक्वल नहीं लगा। ठीक है, तो ये क्या क्या प्रिंट कराएगा? बी की वैल्यू क्या? 3 प्रिंट कराएगा, 5 प्रिंट कराएगा, देन 7 है। इसके बाद जब लूप खत्म हो जाएगा तो इसके बाद यहाँ बी की वैल्यू का जो वैल्यू होगा क्या हो जाएगा? 9 इंटू 4, तो 36 प्रिंट करा देगा। ठीक है,
जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तब प्रिंट 9 इंटू 4 करेगा। हाँ, क्योंकि जब कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब बी की वैल्यू 9 हो जाएगी ना। तो यहाँ जब लूप के बाहर आएगा तो यहाँ बी की वैल्यू से क्या मिलेगी, 9। 9 इंटू 9 36। और यहाँ बी एक्सेसिबल क्यों है, क्योंकि बी वेरिएबल यहाँ लूप के बाहर बना हुआ है, इंट बी, और अंदर केवल इनिशियलाइज है। अगर यहाँ ऐसे लिखा होता इंट बी इक्वल 3 और बाहर फिर तुम बी प्रिंट करा यहाँ एक्सेस करते तो एरर आती। बट बी हमने बाहर यहाँ पे बनाया है, अंदर केवल इनिशियलाइज किया, तो इस केस में यहाँ पे बी एक्सेसिबल होगा। क्लियर है? यस सर। तो ये सब फॉरवर्ड लूप का एग्जांपल था, समझना। जो भी एग्जांपल और भी अदर एग्जांपल हैं उनको देखना समझना है, बहुत इजी, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। देन रिवर्स। सर हाँ, ये एग्जांपल में आपका क्वेश्चन कैसे बनेगा? इसका इन एग्जांपल से, ये एग्जांपल से ऐसे इनका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि रिवर्स लूप वगैरह क्या है या फॉरवर्ड लूप, ऐसा। आउटपुट क्वेश्चन में आएंगे ना ये? हाँ, आउटपुट क्वेश्चन आएगा तब तुमको इनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना। अब मान लो ये कोड मैंने लिख दिया, देखना, और मैं बता रहा हूँ ना, ये कोड मैंने लिख दिया यहाँ पे, इंट बी फॉर बी इक्वल 3, बी लेस देन 9, बी प्लस इक्वल 2। ये इसका बॉडी हो गया, और यहाँ मैं प्रिंट करा रहा हूँ बी की वैल्यू, और यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ बी इंटू 4। तो अब मैंने तुमको लूप पढ़ा दिया है, तो तुम ही बताओ ना मुझे कि यह कोड तुम एग्जीक्यूट करना चाहिए, तुमसे आना चाहिए इस कोड को अब एग्जीक्यूट करते, क्योंकि मैंने तो समझा दिया ना कि लूप कैसे काम करता है, लूप की वर्किंग प्रॉपर मैंने तुम लोग को समझा दी। तो अब मुझे तुम बताओ ना कि कैसे काम करेगा। ये लूप स्टार्ट होगा 3 से, हाँ, इनिशियल वैल्यू से। हाँ, अब फिर देखेगा क्या कंडीशन, 3 लेस देन, यानी बी की वैल्यू 3 लेस देन है क्या 9 से, यस कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, क्या प्रिंट करा देगा 3, ठीक है। फिर इंक्रीज किया, तो अब यहाँ बी की जो पुरानी वैल्यू उसमें 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो पुरानी वैल्यू क्या है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये भी तो मैंने पढ़ाया है, कोई नई चीज थोड़ी ना है। बी इक्वल टू बी प्लस 2। तो बी की वैल्यू यहाँ 3 थी अभी, और 2 बी में क्या चला गया 5, तो यहाँ पे 5 आया। अब वापस यहाँ से इंक्रीज होके कंडीशन चेक करेगा, क्या 5 लेस देन है 9 से, यस, अंदर आएगा, बी की वैल्यू 5 प्रिंट करा देगा, फिर इंक्रीज करेगा, तो अब अभी बी की पुरानी वैल्यू क्या है 5, इसमें प्लस 2 कर दो, 7 बन जाएगा, है ना, 7 बन जाएगा। कंडीशन फिर से देखेगा, 7 लेस देन बी, यानी 7 लेस देन है क्या 9 से, यस, अंदर आओ, 7 प्रिंट करा दो। अब बी की वैल्यू फिर इंक्रीज करेगा, पुरानी वैल्यू क्या है 7 प्लस 2 करो, 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब 9 हो गया 7 से, 9 क्या लेस देन है 9 से, नहीं, तो उस केस में ये लूप क्या हो जाएगा टर्मिनेट। लेकिन अब इस लूप के बाद ये वाला स्टेटमेंट है, तो लूप तो खत्म हो गया, बट आगे अगर कोई स्टेटमेंट है तो वो तो चलेगा ना। तो अब ये वाला स्टेटमेंट जब चला लूप के बाद, तो ये स्टेटमेंट में क्या है कि बी की जो भी वैल्यू है करंट वैल्यू, तो बी की करंट वैल्यू क्या है अभी 9 9 इंटू 4 कितना आएगा 36। हाँ, अब अगर यही चीज मैं जो बोलना चाह रहा था कि ये चीज यहाँ पे चलेगी प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे बी एक्सेसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी आउटर लूप के आउटसाइड डिक्लेयर है बी वेरिएबल। अगर यही चीज यहाँ पे ना होके कहाँ पे होता इंट बी, और फिर तुम यहाँ बी को एक्सेस कर रहे हो, तो ये एरर देता, ये नहीं चलेगा, सिंटेक्स एरर हो गया। क्यों, क्योंकि ये जो अब इंट बी इक्वल 3 मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये बी वेरिएबल लोकल वेरिएबल हो गया फॉर लूप के लिए। लोकल वेरिएबल क्या होता है बताया था ना, लोकल वेरिएबल किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के लिए केवल एक्सेसिबल होता है। अब ये बी किस ब्लॉक के अंदर मैंने डिक्लेयर किया, फॉर ब्लॉक के अंदर, फॉर लूप का ब्लॉक के अंदर, तो ये बी केवल फॉर लूप के अंदर ही एक्सेसिबल होगा। फॉर लूप के बाहर अगर बी तुम एक्सेस करोगे तो वो बोलेगा कंपाइलर कांट फाइंड सिंबल, उसे ये मिला ही नहीं, बी है क्या चीज उसे नहीं पता। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे यहाँ पे बुक में भी बी बाहर डिक्लेयर है। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब मैंने बता दिया वर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट सब क्लियर है ना। तो अब ये कि आउटपुट क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे, हम करेंगे कैसे भाई, क्लियर है ना, तुम्हें पता है प्रोसेस कि हाँ कोड कैसे चल रहा है, तो तुम्हें खुद से अपने दिमाग से एग्जीक्यूट करना है, आउटपुट अपने आप सामने आ जाएगा। क्लियर है, बन जाना चाहिए अभी ऐसा अगर क्वेश्चन आते हैं आउटपुट तो, क्योंकि एग्जीक्यूट करना होगा तुम्हें खुद ही। वर्किंग तो समझ आ गई है,
और वर्किंग अगर अच्छे से समझ आ गई तो कर लोगे सब। देन रिवर्स लूप की बात करें तो रिवर्स लूप क्या है, जो हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की ओर जाते हैं ना, हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू की ओर जाते हैं उसे हम रिवर्स लूप कहते हैं। जैसे कल हमने कल तो नहीं, मतलब जो भी लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या देखा था, 10 से लेकर 1 तक लूप चला रहे थे ना, तो हमारा रिवर्स लूप तो था 10, 9, 8, 7 ऐसे रिवर्स ऑर्डर पे जा रहा था। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, डिक्रीमेंट कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे थे 10 से और जा रहे थे 1 तक डिक्रीज होते हुए। यहाँ पे भी देखो ये एग्जांपल 3 से स्टार्ट किया और 1 तक जा रहा है, तो 3 हमेशा ग्रेटर ही होगा ना 1 से, तो हमने कंडीशन क्या दी, 3 स्टोर किसमें है, ए में, तो ए इक्वल 3 स्टोर है, ए अगर ग्रेटर है या इक्वल है 1 के तब तक ये लूप चलाते रहो और यहाँ पे डिक्रीमेंट करते रहो। सबसे पहले 3 क्या ग्रेटर है 1 से, यस, अंदर आएगा गुड प्रिंट कर देगा। उसके बाद डिक्रीज करेगा तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अब फिर देखेगा क्या 2 ग्रेटर है 1 से, यस, अंदर आएगा गुड, फिर से प्रिंट कर देगा। इसके बाद फिर डिक्रीज करेगा तो अब हो जाएगा 1। तो अब क्या 1 ग्रेटर है, क्या ए की वैल्यू 1 है, 1 ग्रेटर 1 से नहीं, बट इक्वल है, तो अभी भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, गुड, फिर से प्रिंट कर देगा। इसके बाद फिर डिक्रीज करेगा तो हो जाएगी ए की वैल्यू 0, और 0 क्या ग्रेटर है या इक्वल है क्या 1 से, नहीं, तो यहाँ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये केवल 3 बार गुड गुड को ऐसे प्रिंट कर देगा। अब यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है तो ये लूप भी चलेगा कहाँ तक, 3 बार ही चलेगा। क्यों, क्योंकि 3, 2, 1 उस केस में कंडीशन ट्रू होने वाली है, और जैसे ही 0 हो जाएगा तो 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। ये लूप भी 3 बार ही चलेगा, बट यहाँ पे प्रिंट क्या करा रहा है, बी को, तो रिवर्स ऑर्डर में 3, 2, 1 ऐसा प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है जो मैं समझा रहा हूँ या नहीं समझ? यस सर। ये वाला प्रोग्राम समझ आ रहा है, एग्जाम्पल 2? यस सर। आउटपुट में 3, 2, 1 कैसे आ रहा है? एग्जाम्पल 3 देखो, B9, B ग्रेटर देन 1, अब यहाँ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की यूज ना करके वो एक्सपेंडेड फॉर्म में इंक्रीज कर रहा कि B इक्वल B-2, तो चलेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कुल मिला के हमें वैल्यू अपडेट करना है, एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है, चाहे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज करो, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करो, या कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ही लिख दो डायरेक्ट, ठीक है ना। तो अभी देखो यहाँ पे प्रिंट यूज किया तो यानी सेम लाइन पे सारी वैल्यूज आएंगी। 9, ठीक है, बी की वैल्यू 9 है स्टार्टिंग वैल्यू, क्या बी ग्रेटर देन है 1 से, यस, क्योंकि बी की वैल्यू है 9, वो ग्रेटर है 1 से। अंदर आओ, 9 को प्रिंट करा दो, ठीक है, प्रिंट करा दिया। इसके बाद डिक्रीज कर रहा है 2 से, ठीक है, तो बी की वैल्यू 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7। यहाँ बी में 7 आ गया, फिर से चेक करेगा क्या 7 बी ग्रेटर है क्या 1 से, यस, अंदर आएगा 7 प्रिंट करा देगा। इसके बाद फिर से डिक्रीमेंट ऑपरेट ये चला, डिक्रीज होकर कैसे, बी इक्वल B-2, तो बी की वैल्यू क्या 7, 7 माइनस 2, बी में क्या चला जाएगा 5। यहाँ फिर से देखिए क्या बी ग्रेटर है 1 से, यस, 5 ग्रेटर है 1 से, अंदर आएगा 5 प्रिंट करा देगा, ठीक है। इसके बाद फिर से डिक्रीज किया तो 5 माइनस 2, बी में क्या जाएगा 3। तो इस तरीके से ये 1 तक जाएगा ओवरऑल। क्लियर है ना, बोलो। यस सर, आगे से। हाँ, तो ये सब बन जाएगा। ये इसको और आगे देखते हैं, अदर वेरिएशन इन फॉर लूप, ठीक है। अब यहाँ पे अपडेट स्टेटमेंट में देखो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है, ये भी चलेगा ना, क्या दिक्कत है, ये भी परफेक्ट चलेगा। क्यों, क्योंकि नंबर डिवाइड करके हमें कुछ अपडेटेड वैल्यू ही तो मिल रही है। इसीलिए वहाँ पे जब मैं सिंटेक्स पढ़ा रहा था, या तुम अपने बुक में भी देखोगे तो यहाँ पे लूप के, फॉर लूप के कंडीशन, जब वो सिंटेक्स पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ऐसा नहीं लिखा था कि इनिशियल वैल्यू टेस्ट कंडीशन देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ना, वहाँ पे क्या लिखा था, अपडेट स्टेटमेंट, है ना। यानी हम इस सेक्शन पे वैल्यू को अपडेट करेंगे। अपडेट करने का तरीका कुछ भी हो सकता है, तुम इंक्रीज करो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज करो, तुम शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करो, तुम डिवाइड करो, तुम मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, मोटिव क्या होना चाहिए, हमारी वैल्यू चेंज होनी चाहिए वहां पे, है ना। तो अब इस वाले प्रोग्राम को अगर देखो तो डिवाइड कर रहा है 10 से, ठीक है, और स्टार्ट कहां से हो रहा है, 6, 9, 8 से, ठीक है। 6, 9, 8 ग्रेटर देन है 0 से, यस, अंदर आएगा, डायरेक्ट प्रिंट करा दिया 6, 9, 8। इसके बाद जब डिवाइड किया तो तुम्हें मैं एक 69 कोशिएंट आता है, 8 रिमाइंडर आता है। ये तुम चाहे ना 10th में पढ़े हो या तुम्हारी अगर मैथ अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है। की पॉइंट है
कि जब भी किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे, जब भी किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे, लास्ट डिजिट उसकी हमेशा हट जाएगी। और जब भी तुम मॉड करोगे तो उसकी लास्ट डिजिट तुम्हें मिल जाएगी। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? क्या नंबर था? 698 था। Yes, sir. यस सर। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि मान लो ये कोई नंबर है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, तो कोई भी नंबर तुम ले लो, अगर उसको तुमने डिवाइड किया 10 से, तो उस नंबर का लास्ट डिजिट हट जाएगा और बचा हुआ जो है ये इतना मिलेगा। ठीक है, 69। अगर तुम्हारा कोई और भी नंबर होता, मान लो समथिंग कुछ ऐसा, तो लास्ट डिजिट हट जाता, हमें केवल इतना मिलता। ये डिवाइड के केस में। और वही अगर मॉड करते तो हमें लास्ट डिजिट मिल जाती उस नंबर की। 8. हाँ, करके देख लो। हाँ, हाँ सर, आपने सही कहा, यही आ रहा है। 698। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि आगे हम जब प्रोग्राम बनाएंगे ना, तो ये लॉजिक बहुत याद आएगा। अभी मैं, अच्छा, एक ही डिवाइड करेंगे, उसी में हमें पता चल जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर आएगा जो, वो हमारा मॉड का आउटपुट माना जाएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा डिवाइड का। तो 6 टाइम जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 9, ये कट गया। सही कर रहा हूँ ना? मेरे को आता नहीं है, बताओ भाई। Yes, sir. पहले ही बताया था 69 क्वोशिएंट 8 रिमाइंडर. तो अब क्या हुआ, 10 से जब भी हम डिवाइड करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा, वो ओरिजिनल नंबर का जो लास्ट नंबर है उसे हटाकर बचा हुआ नंबर मिलेगा। वही चीज़ यहाँ पे आया ना, लास्ट डिजिट हट गई, हमें 69 मिली। और अगर मॉड करते हैं तो जो ओरिजिनल नंबर है उसकी लास्ट डिजिट मिल जाएगी। मिला? हेलो, हाँ, अगर यहाँ पे 8 के आगे अगर 0 होता तो क्या आता? तो भाई 0 आता तो क्या होता, यहाँ पे 0 होता, ठीक है, तो रिमाइंडर 0 मिलता हमें, लास्ट डिजिट हमारी क्या होती, 0 ही तो होती, और क्वेश्चन क्या मिलता, 698। ट्राई करके देख लो। अगर नंबर, तो इसको 10 से डिवाइड तो कर रहे हैं ना? हाँ इसको 10 से डिवाइड तो कर रहे हैं ना? हाँ, 10 से ही कर रहे हैं ना। अगर ये नंबर होता हमारा, तो अगर डिवाइड कर रहे हैं तो हमें नंबर क्या मिलता आउटपुट में, इतना। और अगर मॉड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता, 0। और वही तो ये डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि डिवाइड करेंगे अगर 10 से, तो लास्ट डिजिट हट जाएगी, बचा हुआ नंबर हमें आउटपुट में मिलेगा। और अगर हम मॉड कर रहे हैं तो लास्ट वैल्यू हमें मिलेगी। करके देख लो। इसको भी करूँ मैं? चलो करके तो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो 6 टाइम अभी जाएगा, 169, 8, 9, 8, ठीक है, 0, 80, 0। अब बताओ, बताओ बताओ। सही है। हाँ, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो वही तो हो रहा है ना। जब भी किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करोगे, तो उसकी जो लास्ट डिजिट, उस नंबर, ओरिजिनल नंबर का लास्ट डिजिट है, उसको हटा दो, बचा हुआ जो भी नंबर बनेगा वो हमारा आउटपुट में आएगा। और अगर हम किसी नंबर को 10 से मॉड करें, तो उस ओरिजिनल नंबर का जो लास्ट डिजिट है वो हमें मिल जाएगा। यहाँ पे वही तो मिल रहा है। क्लियर है? यस सर। तो अब इस प्रोग्राम को अगर तुम एग्जीक्यूट करो तो देखो कैसे आउटपुट आएगा। शुरुआत में 698 है, 698 ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है, अंदर सीधा आएगा और प्रिंट करा देगा 698। उसके बाद डिवाइड किया तो b डिवाइड बाई 10, यानी 698 डिवाइड बाई 10, b में क्या जाएगा, 69। अब इतना दिमाग नहीं लगाना, मैंने क्लियर कट बता दिया है क्यों 69 आएगा, वो है फिक्स है, ट्रिक बता दिया, ठीक है। तो 69 ही आएगा ना, बताओ। हाँ सर। अब अंदर आएगा क्योंकि 69 भी ग्रेटर है 0 से, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा, प्रिंट करा देगा 69। इसके बाद फिर से अपडेट स्टेटमेंट चला तो यहाँ पे 69 डिवाइड बाई 10, तो अभी क्या आएगा, लास्ट डिजिट 6। आएगा। और 6 अभी भी ग्रेटर देन है 0 से, अंदर आएगा, 6 प्रिंट करा देगा। इसके बाद फिर से डिवाइड करेगा, तो 6 डिवाइड बाई 10 अब जब करेगा तो ये क्या मिलेगा हमें, वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग कुछ मिलेगा, है ना। 0.6। तो इसलिए कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और
अब 0 पॉइंट समथिंग कुछ तो आएगा, बट यहाँ पे वेरिएबल इंटीजर यूज हो रहा है तो 0 ही बन जाएगा, है ना। तो 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो यहाँ पे आउटपुट में केवल इतना आएगा जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। यस सर। लास्ट में 0.6 आ रहा है, बट ड्यू टू इंटीजर वेरिएबल ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई, तब ये सब मुझे लगता है बन जाना चाहिए तुम लोगों से। यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रही है बट मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं, है ना। बन जाएगा। यस सर। यस सर। प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट, कुछ भी करो, आउटपुट जैसा आता है वैसा ही आएगा। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे प्री डिक्रीमेंट हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। हम फ्लोटिंग पॉइंट का इंक्रीमेंट भी करा सकते हैं। कैसे? मान लो मुझे आउटपुट में ऐसा चाहिए, पहले 1.0 आए, देन 1.5 आए, देन 2.0 आए, 2.5 आए एंड सो ऑन। यानी यहाँ पे 0.5 का इंक्रीमेंट ईच स्टेप पे करा रहा हूँ, है ना। हाँ सर। तो ऐसा भी हम करा सकते हैं। कैसे? इसको मैं हटा देता हूँ। मान लो हमारा फॉर लूप चला, वेरिएबल इसके लिए डबल टाइप का ही लगेगा 1, ठीक है, या 1। फ्लोट भी कर सकते हो। हाँ फ्लोट भी कर सकते हैं डबल की जगह। हाँ, फ्लोट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। एंड आई लेस देन इक्वल 5.0 मान लो, ऐसे चला दिया, या 5.0 ठीक है लगा दिया। और आई प्लस इक्वल 0.5 या 0.5 ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना। 0.5 लिखा ना तो वो इंटरनली 0.5 ही है, या फिर डायरेक्ट 0.5 ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जब तुम इसे प्रिंट कराओगे आई को, तो अब ये बताओ अभी आई की वैल्यू क्या है 1.0, 1.0 लेस देन है 5.0 से, यस ठीक है, अंदर आएगा और आई की वैल्यू क्या प्रिंट करा देगा 1.0। इसके बाद इंक्रीज होगा, तो अब यहाँ पे आई प्लस इक्वल 0.5, आई की वैल्यू क्या है अभी 1.0, प्लस कराओ इसमें 0.5 तो क्या बन जाएगा 1.5, 1.5 लेस देन है क्या 5 से, यस अंदर आएगा 1.5 प्रिंट करा देगा। इसके बाद फिर से इंक्रीज करेगा तो 1.5 प्लस 0.5, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.0, 2.0। लेस देन है 5.0 से, अंदर आके प्रिंट करा देगा। फिर इंक्रीज करेगा 0.5 का, पुरानी वैल्यू 2.0 से 5, तो इस तरह से पूरा प्रॉपर बनेगा। 2.5 आ जाएगा, फिर 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 देन 5.0। बस, इसके बाद आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि कंडीशन हो जाएगी। तो इस तरीके से तुम पॉइंट में भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऐसा करा सकते हो, ठीक है। ठीक है, ये सब बन जाएंगे। अब यहाँ कैरेक्टर अगर मैं तुमसे बोलूँ A to Z अल्फ़ाबेट प्रिंट कराओ, तो तुम इस तरीके से भी लूप चलाओ, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल यूज़ करो और उसे स्टार्ट किया। यहाँ पे देखो कैपिटल A से, और कहाँ तक ले जाना है कैपिटल Z तक। कंडीशन क्या होगी CH लेस देन इक्वल होना चाहिए कैपिटल Z के, और इंक्रीज करा दो। ये सभी के सभी एक एक करके हमें अल्फ़ाबेट दे देगा, है ना। तो इस तरीके से भी हम अल्फ़ाबेट प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। ये फॉर लूप के डिफरेंट वेरिएशन थे। मोर देन वन इनिशियल वैल्यू इन फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप में हम जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है वहाँ पे एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, द फॉर लूप अलाउ मोर देन वन इनिशियल वैल्यू इन द इनिशियलाइजेशन सेक्शन, दीज इनिशियल वैल्यू मस्ट बी सेपरेटेड बाई कॉमा, ठीक है। तो एक से ज़्यादा इनिशियलाइजेशन हम कर सकते हैं, बट उन्हें कॉमा से सेपरेट करना होगा, ठीक है। इसको देखो और समझो। यहाँ पे इंट p इक्वल 0 और कॉमा लगा के a इक्वल 1, मोर देन वन इनिशियलाइजेशन किया, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन क्या लिखा है कि a लेस देन और इक्वल होना चाहिए 4 के, देन इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो a को लेके चल रहा है वो लूप कि 1 से स्टार्ट करो और 4 तक लेके जाओ। p क्या कर रहा है, तो यहाँ पे देखो, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट क्या आएगा वो देख रहा। a यानी 1 लेस देन है 4 से, यस अंदर आया। p इक्वल, p की वैल्यू क्या है 0,
तो p इक्वल 0 और a इक्वल 1 ऐसा प्रिंट करा देगा। यस और नो? फर्स्ट लाइन में क्या आएगा? p इक्वल 0 a इक्वल 1। फिर इसको प्रिंट कराने के बाद p की वैल्यू अपडेट हो रही है +2 से इंक्रीज होके, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से 2 हो जाएगी। और यहाँ पे a की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी 1 से 2। फिर अंदर आएगा, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू हो जाएगी 2 और 2 लेस देन है 4 से अंदर आएगा। p की वैल्यू क्या हो गई थी अपडेट होके? बोलो। 2 2। तो अब नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगा p इक्वल 2 और a इक्वल 2, क्योंकि a की वैल्यू भी तो 2 हो गई थी ना इंक्रीज होके, पहले 1 था शुरुआत में, है ना? तो p इक्वल 2 a इक्वल 2, ठीक है, ये सेकंड लाइन पे आ जाएगा। इसके बाद फिर से ये इंक्रीज किया, p की वैल्यू की पुरानी वैल्यू जो थी 2, उसका इंक्रीज हुआ 4 हो गई। 4 हो जाएगा, ठीक है। और a की वैल्यू इंक्रीज होके 2 से 3 हो जाएगी, और 3 लेस देन है क्या 4 से? यस, कंडीशन अभी ट्रू है, अंदर आएगा। अब p इक्वल क्या जाएगा? 4 और a इक्वल 3, ये थर्ड लाइन पे आ जाएगा। इसके बाद फिर से इसको इंक्रीज करेगा, तो अब यहाँ 4 + 2, ठीक है, p की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। p की वैल्यू पुरानी वैल्यू 4 थी और अभी इंक्रीज होगा 2 से, तो वापस क्या हो जाएगा? 4 + 2 6। और a इंक्रीज होगा तो a की वैल्यू पुरानी वैल्यू क्या थी? 3, अभी क्या हो जाएगा? 4। तो 4 लेस देन है क्या 4 से? नहीं, बट इक्वल है, कंडीशन अभी भी ट्रू। आउटपुट क्या आएगा? p इक्वल 6 एंड a इक्वल 4, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर a को इंक्रीज करेगा और p को इंक्रीज करेगा, तो p की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 8 हो जाएगा, और a की वैल्यू हो जाएगी 5 हो जाएगी। इसमें इस केस में ये प्रिंट नहीं कराएगा कुछ, क्योंकि कंडीशन फॉल्स। तो हमें लास्ट वैल्यू यही मिलेगी 6 और 4। तो ये देखो ऐसा आउटपुट आएगा। क्लियर है? बन जाएगा। यस सर। तो इस तरह से मल्टीपल वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। मोर देन वन अपडेट स्टेटमेंट, तो अभी यहाँ पे सिंगल अपडेट स्टेटमेंट था। यही चीज़ जो हम बॉडी के अंदर p की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है, कॉमा लगा के, बस समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ a++ था, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर p की वैल्यू अपडेट हो रही थी। यही स्टेटमेंट को यहाँ पे a++ कॉमा p प्लस इक्वल टू कर सकते थे। क्लियर है? तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि मोर देन वन अपडेट स्टेटमेंट इन फॉर लूप। द फॉर लूप अलाउ more than one update statement in update section. The update statement must be separated by comma. सेम चीज, बस मल्टीपल सब सेम है। हाँ, अब बाकी वर्किंग सेम ही रहेगी, ठीक है ना? वर्किंग सेम। अगर इसको अगर एग्जीक्यूट करो तो क्या होगा? सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट चला, ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6। a क्या लेस देन है b से? यस, क्योंकि b की वैल्यू 6 है। अंदर आएगा a इक्वल 1 b इक्वल 6, प्रिंट करा दिया। इसके बाद अपडेट स्टेटमेंट चला, तो a इंक्रीज हुआ b डिक्रीज हुआ। b की वैल्यू क्या हो गई? 5, क्या हो गई? 2 लेस देन है क्या 5 से? हाँ, तो अंदर यहाँ पे क्या प्रिंट करा देगा? 2, a इक्वल 2 b इक्वल 5, है ना? इसके बाद फिर से अपडेट स्टेटमेंट चला, तो a इंक्रीज हुआ, a की वैल्यू क्या हो गई? 3, b की वैल्यू क्या हो गई? 4, है ना? यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करेगा, क्या 3 लेस देन है 4 से? यस, अंदर आएगा, तो a इक्वल 3 b इक्वल 4 ऐसे प्रिंट करा देगा, ठीक है। इसके बाद फिर से इंक्रीज अपडेट स्टेटमेंट चलेगा, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज होके 3, और a की वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो जाएगी? 4। क्या 4 लेस देन है 3 से? यानी a लेस देन है क्या 3 से? नहीं, इस केस में कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यानी आउटपुट हमें केवल इतना ही मिलेगा। यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यूज को समझ पाना और उनको थोड़ा सा दिमाग में रख के पूरा प्रॉपर कोड एग्जीक्यूट करना, तभी तुम्हें सही आउटपुट मिलेगा। थोड़ा सा भी अगर दिमाग इधर उधर हुआ या तुम वैल्यू मिक्सअप कर दिए तो आउटपुट गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना? हाँ, अगर यहीं पे ये प्रिंट वाली लाइन के नीचे अगर b प्लस इक्वल टू 4 होता तो? कहाँ पे प्रिंट वाली लाइन है, हाँ, उसके नीचे अगर b प्लस इक्वल टू 2 होता तो क्या होता? तो पहले अभी यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि क्या यहाँ पे बॉडी बनी हुई है क्या कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज? नो सर। तो तुम क्या चाहती हो कि बिना कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज के और मैं यहाँ पे लिख लगा देते हैं, चलिए लगा देते हैं, मान लीजिए।
बॉडी बना के फिर लगाएं। तो क्या होता है, पहले बी की वैल्यू, ये प्रिंट लाइन चलने के बाद बी की वैल्यू जो नीचे स्टेटमेंट चलेगा वो उससे अपडेट होगी, उसके बाद यहाँ से भी अपडेट हो जाएगी। मतलब 2 बार अपडेट होगी। हाँ, देखो प्रोग्राम फिर आउटपुट कैसे आएगा? स्टेटमेंट लिख दोगे वैसा चलेगा। अभी तुमने यहाँ पे क्या बोला कि प्रिंट लाइन के जस्ट बाद क्या लिख देते, बी इक्वल, बी प्लस इक्वल टू। हाँ, यहाँ पे 2 से इंक्रीज होता और फिर जब यहाँ पे जाता तो बी एक स्टेप डिक्रीज हो जाता। समझ, नहीं समझ आया? चलो मुझे बताते जाना क्या लिखा हुआ था। हाँ, हाँ। फॉर फॉर इंट int हम्म a एक equal 1 बी इक्वल 1 comma b equal 6 semicolon ए लेस देन बी, a is less than b ए प्लस प्लस, then semicolon b minus minus फिर curly braces system dot out dot println inverted a इक्वल प्लस equal plus बी इक्वल प्लस बी, b। बी प्लस इक्वल टू, हाँ ठीक है। तो अब देखना, ए 1 है, बी 6 है, 1 यानी ए लेस देन है बी से, 6 से, यस अंदर आएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू ए इक्वल 1 बी इक्वल 6 प्रिंट कराएगा। इसके बाद बी को 2 से इंक्रीज करेगा तो 6 6 7 8, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8। देन यहाँ पे जाएगा डिक्रीज करेगा, बी की वैल्यू 8 से 7 हो जाएगी और ए की वैल्यू इंक्रीज होके 2 हो जाएगी, ठीक है। अंदर आएगा क्यों, क्योंकि ए यानी 2 लेस देन है 7 से, यस कंडीशन ट्रू अंदर आएगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 7 प्रिंट हो जाएगी। इसके बाद फिर से इंक्रीज करेगा, बी प्लस इक्वल 2, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 8 9, ठीक है, 9 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा तो डिक्रीज होगा, क्या हो जाएगा, इसके बाद ए इंक्रीज होगा, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि ए की वैल्यू पुरानी क्या थी 2, हो जाएगी 3। अब 3 यानी ए लेस देन है क्या बी यानी 8 से, यस अंदर आएगा, ए क्या प्रिंट करा देगा 3 एंड बी इक्वल क्या प्रिंट करा देगा 8। इसके बाद इंक्रीज किया, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सर ये तो फिर बढ़ता जाएगा। हाँ तो ये इनफाइनाइट लूप चलेगा, जहाँ तक इनफाइनाइट लूप है ना, क्योंकि बी की वैल्यू इंक्रीज ही हो रही है एवरी टाइम, क्योंकि 2 से हम इंक्रीज कर रहे हैं और 1 स्टेप डिक्रीज कर रहे हैं। इस तरह में तो कंडीशन कभी फॉल्स ही नहीं होगी, है ना। हाँ सर, अभी हो भी सकती है, अब आगे चल के अगर देखो क्या पता हो जाए, बट उम्मीद नहीं। नहीं होगी सर, नहीं होगी। अब ज्यादा सर अगर हाँ? अगर ऐसा आ गया तो हम जैसे अपनी आउटपुट लिखा इसके आगे हम इनफाइनाइट लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो। अब ये जो कोड है ना इसको तुम रन करो, खुद रन करके देखना कि ये इनफाइनाइट लूप चल रहा है या कोई फाइनाइट लिमिट तक कुछ आउटपुट आ रहा है। लगता तो नहीं कि आएगी। हाँ लगता नहीं है कि आएगी। फिर भी करके देखना, फोन में कर लेना, अगर कंप्यूटर वगैरह नहीं है तो ऑनलाइन कंपाइलर में, ठीक है। हाँ हाँ सर करके देख। मोर देन 1 टेस्ट कंडीशन इन द फॉर लूप। अब मोर देन 1 टेस्ट कंडीशन कोई बड़ी बात नहीं है, देखो ऐसी चीज़ें हम इफ एल्स में देख चुके हैं, है ना, देख चुके हैं कि नहीं देख चुके? यस Yes. ये तो पूरा लॉजिकल एक्सप्रेशन रख दिया गया और कुछ नहीं। अब जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक लूप चलेगा, दोनों कंडीशन जब तक ट्रू रहेंगी, है ना, और दोनों में से कोई एक फॉल्स हुआ तो कंडीशन फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेटर बीच में लगा हुआ है। तो बी ग्रेटर होना चाहिए 0 से और एक्स लेस देन होना चाहिए 5 से, तब तक ये लूप चलता रहे, बस और कुछ नहीं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये उम्मीद करता हूँ कि बन जाएगा, तुम लोगों से बन जाएगा ना ये। Yes. हाँ सर। ये कंडीशन जब तक ट्रू होगी तभी तक ये लूप चलेगा, तो कंडीशन कहीं पे भी फॉल्स हुई तो लूप ब्रेक, है ना। यस सर। इफेक्ट ऑफ सेमीकोलन, इसको समझना। तो मैंने तुम लोग को जो पढ़ाया शुरू में सिंटेक्स फॉर लूप का, तो मैंने बोला था कि यहाँ पे गलती से भी सेमीकोलन मत लगाना
फॉर लूप का जहाँ पे पैरेंथेसिस क्लोज करता है वहाँ पे सेमीकोलन मत लगाना, ठीक है। बट अगर लगा दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन लगा दिया, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एरर नहीं मिलेगी तुमको। कंपाइल हो जाता है लेकिन आउटपुट नहीं आता। एरर नहीं आएगी, ये लॉजिकल एरर है, सिंटैक्स एरर नहीं है। क्या लॉजिक एरर हो सकता है कि देखो लूप अब ना चल रहा है, लूप इतने से लेकर और इतने में ही घूम रहा है, समझ रहे हो ना, अपने में ही चल रहा है, इतने में ही, इससे आगे जाएगा ही नहीं क्योंकि ये सेमीकोलन लगा हुआ है। तो ये चल रहा है चल रहा है। अगर मैं यही चीज़ सिंपल एक कोड लिखूं, एक बाहर वेरिएबल बना लिया मैं इंट आई, ठीक है, और लूप चलाया फॉर आई इक्वल 0, आई लेस देन इक्वल 5, आई प्लस प्लस, और यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा दिया। और इसके बाद ये मैं ब्रैकेट, ठीक है, प्रिंट कराया आई। तो अब यहाँ पे सेमी कॉलन लगा है तो होगा क्या, एरर नहीं देगा, कंपाइल हो जाएगा प्रॉपर, बट लूप भी चलेगा, ये ऐसे अपने आप में इतने में घूमेगा, ठीक है ना। और ये घूमता 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 जब तक घूमेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं। कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 6 लेस देन या इक्वल नहीं होगा 5 के, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जब ये लूप फॉल्स हो जाएगा उसके बाद ये वाला ब्लॉक चलेगा, है ना, क्योंकि सेमी कॉलन यहाँ पे लगा है तो ये लूप इतने में ही घूमेगा, और जब कंडीशन ब्रेक होगी तब लूप टर्मिनेट होगा, तब ये आगे का कोड यानी ये वाला कोड चलाएगा। और जब ये वाला कोड चलाएगा तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा 6, और आई बाहर डिक्लेयर किए हैं तो इसलिए यहाँ पे एक्सेसिबल होगा। समझ रहे हो, यस और नो, बोलो बोलो भाई। सर एक बार थोड़ा और स्क्रीन खोलिए वही वाली। बताओ। सर नहीं समझ में आया वाला। एक्सप्लेन करिए सर दोबारा। ठीक है। मैंने बोला कि यहाँ पे सेमीकोलन लगाया मतलब ये बॉडी नहीं रिपीट होने वाली, लूप इतने में ही घूमता हुआ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ से चलेगा ऐसे, और फिर यूं देन ऐसे घूमता रहेगा। कैसे, आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, 0 क्या लेस देन है 5 से, यस, कंडीशन ट्रू। लेकिन अब कंडीशन ट्रू है तो ये जाए कहाँ, क्योंकि यहाँ तो सेमीकोलन लगा है, ये कहीं जा ही नहीं सकता, ठीक है। ये क्या समझा जाएगा कि इसके अंदर कोई स्टेटमेंट ही नहीं है, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होके वापस कंडीशन चेक किया, अब 1 हो गई, 1 लेस देन है 5 से, यस कंडीशन ट्रू, बट फिर भी कुछ चलने के लिए तो है नहीं, फिर से इंक्रीज करेगा, अब हो जाएगा क्या 2 लेस देन है 5 से, यस कुछ है नहीं, फिर से इंक्रीज करेगा, हो जाएगा 3 लेस देन है 5 से, यस फिर से कंडीशन ट्रू वो इंक्रीज करेगा क्योंकि स्टेटमेंट तो है नहीं, हो जाएगा क्या 4 लेस देन है 5 से, यस ठीक है कोई बात नहीं, फिर से इंक्रीज करेगा, और फिर हो जाएगा 5 इक्वल है 5 की, कंडीशन ट्रू, कोई दिक्कत नहीं, फिर से इंक्रीज करेगा, और अब आई की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 6, और 6 ना तो लेस है ना तो इक्वल है 5 के। अब ये पूरा कंडीशन हो गया फॉल्स, यानी अब ये लूप हो गया क्या ब्रेक। जब लूप खत्म हो गया तो अब लूप के आगे जो भी अदर स्टेटमेंट होंगे, तो अदर स्टेटमेंट हमारा ये एक ब्लॉक आ गया सिंपल, तो इसके अंदर एक स्टेटमेंट हमें मिला कि प्रिंट करो आई की वैल्यू। यहाँ पे आई की वैल्यू जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू आई की क्या मिली हमें 6 मिला था ना, तभी तो कंडीशन फॉल्स हुआ था, तो ये ओनली 6 आउटपुट देगा। अभी समझ आया, यस सर। लक्ष्य यस सर। पक्का। यस सर। देखो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। सेमी कॉलन की वजह से ऐसा हो रहा है क्योंकि वो अपने आप में घूम रहा है, और सेमी कॉलन लगने की वजह से वो आगे रिपीट करने के लिए उसके पास कोई स्टेटमेंट रहता नहीं।
यहाँ पे मैंने लगा दिया सेमी कॉलन, देखा आया 6, समझे? यस अगर सर। यही पूछ ले हाउ मेनी टाइम्स लूप एग्जीक्यूट में वो वाला गिनते हैं जिसमें मींस कंडीशन फॉल्स होती। नहीं नहीं नहीं, कंडीशन फॉल्स वाला लूप में नहीं काउंट होता, ये लूप चलेगा हमारा 6 टाइम। क्यों? 0 से 5, 0 से 5 चलेगा, काउंट करो 0 से 5 कितना इटरेशन होता है। 6 टाइम लूप से। और 7th टाइम पे टर्मिनेट हो जाएगा, और 7th टाइम पे हमारी आई की वैल्यू 6 हो जाती है। ठीक है, तो ये लूप चलेगा 6 बार, लेकिन इस रिपीट कुछ नहीं कर रहा है। क्यों? ये लूप अपने आप में रिपीट हो रहा है, चल रहा है, बट स्टेटमेंट कुछ रिपीट नहीं हो रहे, क्योंकि यहाँ पे लगा है सेमी कॉलन, तो आगे कुछ है ही नहीं, क्या रिपीट करेगा, है ना? सर जो कुछ नवी ने बोली थी ना कि ये d प्लस इक्वल टू 2, हम्म तो उसमें एरर आ रहा है, मैंने प्रोग्राम किया था। तुम्हारा टाइपिंग मिस्टेक होगा, मैं करके दिखाऊं? यस सर। टाइप नहीं किया होगा, बताओ क्या था? d प्लस इक्वल टू फॉर इंट इन a इक्वल कॉमा कॉमा बी d इक्वल टू 6 ए लेस देन बी, d सेमीकोलन ए प्लस प्लस बी माइनस माइनस माइनस। a a प्लस इक्वल टू 2। इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट नहीं जा रहा, देखो इनफाइनाइट नहीं जा रहा, आपको सुना भी बोला था ना, हो सकता है एक टाइम बाद रुक जाए जब ए की वैल्यू, या फिर इनफाइनाइट। 1 सेकेंड, एक बार फिर से रन करने दो, इनफाइनाइट ही जा रहा है। हाँ, चल तो रहा है आयुषी। टाइपिंग गलत होगा मेरा। हाँ, मैं तो पहले ही बता दिया था, बिना देखे बता देता हूँ कि तुम्हारी गलती कहाँ पे है। इनफाइनाइट चल रहा है, ठीक है ना? ये देखो एंड ही नहीं हो रहा, आउटपुट ले ले जा रहा है। तो ठीक है लक्ष्य, और कोई डाउट है? नो। अब ये जो प्रोग्राम है, तो एक्चुअली अगर इसको देखो तो इसमें है एरर। क्यों है एरर? अच्छा, कौन बताएगा इसमें एरर है? जैसे ये बोल रहा है कि आउटपुट आएगा y इक्वल 41 b इक्वल 22, नहीं आएगा। बताओ अच्छा क्या एरर है? बताओ। कितनी सर? कितनी सर? ये कोड में मैंने सर d प्लस प्लस नहीं लिखा। अच्छा हाँ, लिखा तो है। फॉर लूप के बाद उसमें सेमीकोलन लगा होगा शायद। अरे नहीं यार, यहाँ पे ये b की वैल्यू, यहाँ ये b वेरिएबल एक्सेसिबल ही नहीं होगा, और ये b को सर ये जो b क्यों नहीं एक्सेसिबल होगा? क्योंकि इंट b इक्वल 4, ये मतलब वेरिएबल कहाँ पे डिक्लेयर किया गया है? फॉर लूप के अंदर, तो ये तो लोकल वेरिएबल हो गया ना। बाहर होना चाहिए। तो y जैसे यहाँ पे y इक्वल 40 ये डिक्लेयर है, तो ये तो एक्सेसिबल होगा, बट b तो एक्सेसिबल ही नहीं होगा, तो एरर दे देगा। और लेकिन यहाँ पे आउटपुट बता रहा है, मतलब ये बुक का जो आउटपुट है मतलब आएगा, बट अगर b को डिक्लेयर कर दिया जाए बाहर, तो अगर अभी इसको तुम रन करने जाओगे तो ये तो एरर दे देगा। ठीक है, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक है तुम्हारे बुक की। एम्प्टी लूप, ऐसा लूप। अच्छा, अभी जो हम एक प्रोग्राम बनाए थे जिस लास्ट में सेमीकोलन लगा दो, बॉडी में कुछ ना रहे, तो एम्प्टी लूप ही है। या फिर हम ऐसा भी बना दें जिसका बॉडी में कोई भी स्टेटमेंट ना हो, तो ऐसा लूप हमारा एम्प्टी लूप होगा, है ना? इस लूप को देख के क्या समझ पा रहे हो कि लूप तो चलने वाला है, बट कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, रिपीट होगा, वो कुछ है ही नहीं, खाली है लूप की बॉडी। तो ऐसे लूप को एम्प्टी लूप कहेंगे, सिंपल, है ना? फिर आउटपुट ना आएगा।
जब उसमें कुछ है ही नहीं तो क्या आउटपुट में आएगा? लूप लूप की वजह से कुछ आउटपुट नहीं आएगा, उसके अलावा अदर स्टेटमेंट कुछ होंगे अगर तो जरूर आएगा। चलो इसके आगे का कल देखेंगे, लूप में भी काफ़ी कुछ है, अभी फॉर लूप में ही बैठे हुए हैं हम, ठीक है? तो इसके आगे का कल देखेंगे, ओके।